मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ ग्रुप बिहेवियर एंड टीम बिल्डिंग। बहुत वाइड है ये टॉपिक और एमबीए लेवल के कोर्स में ये इंक्लूड होता है। हालांकि ये यूजी में भी आता है पर डेप्थ इसकी एमबीए में है। तो अगर आप यूजी में हैं तब भी और पीजी में हैं तब भी ये टॉपिक अच्छे से समझ में आना जरूरी है। इसको मैंने पहले ही बता दिया, मैं पार्ट 3 में कवर करूंगी इस पूरे टॉपिक को। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एक पार्ट में नहीं कवर होगा। एक पार्ट में करवा चुकी हूँ, नाउ दिस इज द पार्ट 2। इस पूरे टॉपिक का मैं पार्ट 2 कवर कर रही हूँ और क्या बताने वाली हूँ मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बता दिया था कि तीनों पार्ट में मैंने क्या क्या पढ़ाना है। पार्ट 2 में मैं आपको पढ़ाऊंगी ग्रुप डेवलपमेंट। एक ग्रुप जो होता है जो कैसे कि क्राउड से अलग होता है एंड टीम इज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, तो किस तरह से काम किया जाता है कॉमन गोल को साथ में रखते हुए, सभी के जो एफर्ट्स है उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए कैसे अटैच किया जाता है टारगेट के साथ में, ये है ग्रुप। अब ग्रुप में डेवलपमेंट कैसे होता है, पॉइंट यहाँ पे ये है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप डेवलपमेंट। ग्रुप डेवलपमेंट होता क्या है इसको समझ लो। जैसा कि कमांड ग्रुप और टास्क ग्रुप दो तरह के होते हैं। कमांड ग्रुप में क्या होता है, हम इंडिविजुअल को डायरेक्टली मैनेजर को रिपोर्ट करने के लिए कह देते हैं कि आपको ये काम इसको दिखाना है। जैसे अपन एक स्कूल में होते हैं या एक जॉब प्लेस पे होते हैं, अपने जस्ट बॉस को अपना काम दिखा देते हैं। जबकि टास्क ग्रुप में क्या होता है, लोग एक साथ मिल करके काम को कंप्लीट करते हैं और उसमें हायरार्किकल कमांडिंग को फॉलो किया जाता है। यानी सभी लोग एक ग्रुप में रह करके काम करते हैं और ऑल जो टास्क ग्रुप्स जो होते हैं वो कमांड ग्रुप नहीं होते। ये ध्यान रखना, कमांड ग्रुप में टास्क हो सकता है पर टास्क ग्रुप में कमांडिंग नहीं होती। सब लोग इक्विवेलेंट बेसिस पर काम करते हैं। इस तरीके से जो काम होता है, ग्रुप का जो डेवलपमेंट होता है, यह आगे बढ़ता है। जब आप लोगों को जोड़ते हो और ग्रुप को बनाते हो तो उसमें इस तरह का रहता है कि हर एक इंडिविजुअल की एक सेल्फ इमेज मेंटेन रहनी चाहिए। अभी जो सेल्फ इमेज मेंटेन रखनी चाहिए वही है हमारा ग्रुप का डेवलपमेंट। आप एक ग्रुप का डेवलपमेंट केवल उसी बेस पे कर सकते हो जब इंडिविजुअल इंटरेस्ट को मेंटेन करते हो। कोई एम्बेरसमेंट नहीं होना चाहिए, कोई फील का रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, सोशली आइडेंटिफिकल होना चाहिए हर ग्रुप का हर एक मेंबर को। तो जो अगर सोशल आइडेंटिटी अगर मिलती है तो लोग अपनी आइडेंटिटी को ना केवल डेवलप करते हैं, ग्रुप का भी डेवलपमेंट होता है। तो ये सोशल आइडेंटिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसमें उसका स्टेटस भी मेंटेन होता है, उसकी डिस्टिंक्टिवनेस भी मेंटेन होती है और अनसर्टेनिटी का रिडक्शन होता है। इस तरीके से सोशल आइडेंटिटी थ्योरी को फॉलो करते हुए एक ग्रुप का डेवलपमेंट किया जाता है। अब जरा बात करते हैं, अगर ग्रुप के डेवलपमेंट की स्टेजेस की बात करेंगे तो 5 स्टेज मॉडल होता है। 5 स्टेज मॉडल क्या है, ये मैंने एक आपको डायग्राम बताया है, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, वो अपना आजाद है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जब डिपेंडेंसी की तरफ जाता है और उसके बाद वो रिटर्न टू इंडिपेंडेंस आता है, ये 5 तरह की स्टेज होती है। आप इंडिविजुअल हो, किसी टीम या ग्रुप का हिस्सा नहीं हो। नाउ नेक्स्ट स्टेज आती है, यू आर अ टीम मेंबर इन अ ग्रुप। अब टीम मेंबर हो, काम करते हो, टारगेट अचीव करते हो एंड नाउ रिटर्न टू द इंडिविजुअलिटी या इंडिपेंडेंसी। तो ये जो चीजें 5 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। एक ग्रुप का बनना और एक ग्रुप का फिर बिखरना या अलग हो जाना लोगों का, ये 5 स्टेज को फॉलो करता है। सबसे पहली स्टेज होती है, मैंने आपको लिख दिया है यहाँ पे, फॉर्मिंग स्टेज। जब बनता है, फर्स्ट स्टेज होती है ये फॉर्मिंग स्टेज, जब ग्रुप का डेवलपमेंट होता है। इसको हम अनसर्टेनिटी के कैरेक्टर से समझ सकते हैं। इसमें अनसर्टेनिटी होती है, हर चीज की अनिश्चितता होती है। ना ही तो ग्रुप का पर्पस पता होता है, ना ही तो कोई स्ट्रक्चर पता होता है, ना ही ये पता होता है इसका लीड करने वाला कौन है, लीडर कौन है, इसका लीडरशिप कौन करने वाला है। फॉर्मिंग स्टेज होती है, अभी ये चीजें बन रही हैं, राइट। जैसे अब आप एक क्लास में एंटर करते हो, तो जब क्लास में एंटर करते हो तो आपको नहीं पता होता है कौन लोग होंगे, कौन कैसा होगा, किसका कैसा नेचर होगा, कौन मुझे सपोर्ट करेगा, कौन मेरे अपोज करेगा। इस तरीके की जो चीज होती है दैट इज द फॉर्मिंग स्टेज। ग्रुप में तो बनने वाले हो आप, ग्रुप का हिस्सा तो होने वाले हो, पर कौन किस तरीके का सपोर्ट करेगा, कैसा बिहेव करेगा, ये आपको पता नहीं होता है। तो अनसर्टेनिटी होती है इस सब बारे में। इसको फॉर्मिंग स्टेज बोलते हैं, जिसको कि फर्स्ट स्टेज भी कहते हैं।
ये कब कंप्लीट होती है? जब वो खुद अपने आप को उस ग्रुप का हिस्सा समझने लग जाता है। आप फर्स्ट डे जॉब प्लेस पे जाते हो और सेकंड डे जॉब प्लेस पे जाते हो, थर्ड डे जाते हो, इन तीनों ही डेज पे आपका मेंटल स्टेटस चेंज होने लगता है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप होने लगती है। तो यूं कहना चाहिए कि फॉर्मिंग स्टेज स्टार्ट तो तब होती है जब आप उस एक्सपीरियंस को ले रहे होते हो, और ये खत्म कब होती है? जब आप फॉर्मिंग स्टेज के इस लेवल में, ड्यूरेशन में आप स्टॉर्मिंग स्टेज में एंटर कर जाते हो, यानी इंट्रा ग्रुप आने लग जाते हैं, लोगों से बातचीत करने लग जाते हो, आपको ये समझ आने लग जाता है कौन अपना है कौन पराया है, किससे सावधान रहना है, किसके साथ मिक्स मिंगल हो जाना है। ये जहां आप स्टॉर्मिंग स्टेज में आते हो, वहीं पर आप जो फॉर्मिंग स्टेज है उससे फॉरवर्ड हो जाते हो, उससे आगे बढ़ जाते हो। तो इसका मतलब हुआ सेकेंड स्टेज इज स्टॉर्मिंग एज। इसमें कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं, लोग एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं और इंडिविजुअली इम्पोज करने लग जाते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स को। अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसको भी करते हैं, और एक कोई विरोध कर रहा है उस विरोध को भी विरोध करने लग जाते हैं। किसी भी मत को, किसी भी बात को विरोध करना या उसको एक्सेप्ट करना, ये सारी चीजें आने लग जाती है। एक तो अभी आप एंटर कर रहे हो, अब एंटर करने के बाद अब आप चीजों को इंटरैक्ट करने लग गए हो, इंटरैक्ट करने के बाद अब आपको समझ में आने लग गई है कि ये बात को मुझे स्वीकार करना है या मुझे इसे विरोध करना है। तो ये स्टॉर्मिंग स्टेज में आप एंटर कर जाते हो। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग, हर एक व्यक्ति एक दूसरे का बॉस तो बनना चाहता है पर कंट्रोल कोई होना नहीं चाहता है। तो कौन कंट्रोल करेगा? डिपेंड ऑन द फिटेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर। या तो उसको पोस्ट पोजीशन मिलती है या फिर वो अपनी पावर को यूज कर रहा होता है। इस तरीके की जब चीजें आती है तो वो ये कहता है स्टॉर्मिंग स्टेज में हायरार्की भी आने लग जाती है और कॉन्फ्लिक्ट भी होने लग जाते हैं। तो जो हायरार्की है वो क्लियर होने लग जाती है कि मैं किसको रिपोर्ट करूंगा और कौन मुझको रिपोर्ट करेगा, यानी मैं किसके अंडर में हूं और कौन मेरे अंडर में। ये सारी चीजें जब क्लियर होने लगती है, दैट इज द स्टॉर्मिंग स्टेज। अब तीसरी स्टेज आती है नॉर्मिंग। एन से मैंने इसे डिनोट किया है, फॉर्मिंग को एफ से, स्टॉर्मिंग को एस, फॉर्मिंग को एफ से, स्टॉर्मिंग को एस से और नॉर्मिंग को मैंने एन से डिनोट किया है। इसमें नॉर्मिंग में क्या होता है? हम एक दूसरे को स्वीकार करने लग गए हैं, रिलेशनशिप क्लोज होने लग गई है, डेवलप होने लग गई है, हम कोजिवनेस शो करने लगे, डेमोन्स्ट्रेट करने लगे, एक दूसरे से एक लगाव, एक जुड़ाव पैदा भी होता है और हम एक दूसरे को शो भी कर रहे होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ग्रुप आइडेंटिटी, ये सारी चीजें डेवलप होने लग जाती है, जो सॉलिडिफाई होने लग जाता है। ग्रुप जो होता है वो सॉलिडिफाई होने लग जाता है, यानी मजबूत होने लग जाता है। और एक कॉमन सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन जो होती हैं, हम एक दूसरे के साथ एक करेक्ट बिहेव करने लग जाते हैं, हम एक दूसरे को स्वीकार करने लग जाते हैं, इम्पोज नहीं करते, कमांड नहीं करते, इवन सजेस्ट करने लग जाते हैं और करेक्ट करने लग जाते हैं। दैट इज द नॉर्मिंग स्टेज, राइट। अब आती है नेक्स्ट स्टेज, परफॉर्मिंग। ये सारा ग्रुप डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। एक दूसरे के ऊपर हम डिपेंडेंसी में आने लग गए हैं। मैं अभी किसी की नहीं सुन रहा था, अब मैं एक दूसरे की सुन रहा हूं, यानी इंटरडिपेंडेंसी डेवलप हो रही है। चौथी स्टेज होती है परफॉर्मिंग की। परफॉर्मिंग में हम अब एक दूसरे के लिए फुल्ली फंक्शनली एक दूसरे को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। ये एक तरीके से किसी भी वर्क ग्रुप का, एक परमानेंट वर्क ग्रुप का लास्ट स्टेज होता है। यहाँ पे हम अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, और परफॉर्मेंस देते हैं इसीलिए इस स्टेज का नाम भी परफॉर्मिंग है। और परफॉर्मिंग जब करते हैं तब हम जाकर के अपने फंक्शंस को, अपनी एक्टिविटीज को, अपने सेंसेस को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, नॉलेज को इलैबोरेट करते हैं और एक्सप्लोर भी करते हैं। ये जो स्टेज थी, ये लास्ट स्टेज होती है वहां पे जहां पे हम कह रहे हैं ये वर्क ग्रुप है। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये डिक्लारेशन आने लग जाता है, लास्ट स्टेज आने लग जाती है, नीचे की तरफ जाने लग जाता है, दैट इज रिटर्न टू इंडिपेंडेंस। इसकी तरफ आने लग जाते हैं। इस स्टेज का नाम है ए, एडजर्निंग। एडजर्निंग का मतलब होता है यहाँ पे टेम्परेरीनेस आने लग जाती है, हम डिसबैंडिंग की तरफ जाने लग जाते हैं, हम एक अपने जो काम धंधे हैं उनको समेटने लग जाते हैं, और हम हाई टास्क परफॉर्मेंस के बजाय हम अपने कामों को बंद करके अलग होने की तैयारी करने लग जाते हैं। मे बी कुछ लोग इसमें खुश होते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में आते हैं, अरे हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, कैसे रहेंगे, वगैरह 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 वगैरह। तो जो एक ग्रुप का डेवलपमेंट होता है फ्रॉम फॉर्मिंग से लेकर के एडजर्निंग तक, ये 5 स्टेज में जाता है। हम ये कह सकते हैं फर्स्ट 4 स्टेज जो होती है वो तो डेवलपमेंट की होती है, और लास्ट स्टेज जो होती है, जो एडजर्निंग है, वो इसका एक तरह से डिसोल्यूशन की होती है। तो इस तरीके की जो 5 स्टेजेस हैं, ये हमेशा
जो स्टेज नंबर 3 और स्टेज नंबर जो 4 होती है वो हमेशा परफॉर्मेंस से रिलेटेड होती है। जो पहली 4 स्टेजेस हैं वो डेवलपमेंट की होती हैं, और लास्ट स्टेज जो होती है वो हमेशा उसको बिखरने की, अलग होने की, कॉन्फ्लिक्ट डिसॉल्व होने की होती है। तो यूं कह सकते हैं हर एक स्टेज दूसरे स्टेज के लिए दरवाजे का काम करती है, राइट। तो ये जो स्टेजेस होती हैं, इस तरीके से हमने स्टेजेस को पढ़ लिया कि ग्रुप डेवलपमेंट में किस तरीके की स्टेजेस होती है। अब जरा बात करेंगे किस तरीके के और दूसरी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि ग्रुप को डायनामिक्स फॉर्म में भी पढ़ा जाता है। तो ग्रुप डायनामिक्स कह लो चाहे ग्रुप की प्रॉपर्टीज कह लो, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, जैसे रोल्स हो, नॉर्म्स हो, स्टेटस हो, साइज हो या कॉजिवनेस हो। इस तरीके की जो 5 बातें हैं ये प्रॉपर्टीज में काउंट होती है, इसको डायनामिक में भी काउंट किया जाता है। अब रोल क्या है, रोल का मतलब क्या है? इट इज अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर। एक्चुअली हम रोल का मतलब है किसकी क्या भूमिका होगी ग्रुप में। ये एक पैटर्न होता है जो कि हर एक व्यक्ति के एट्रीब्यूट को शो कर रहा होता है, वो किस तरह के अपनी सोशल यूनिट में अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहा है उस चीज को बता रहा होता है। तो एक तरीके से ये जो भूमिका होती है, रोल क्या है, उसका रोल का परसेप्शन क्या होगा, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, या उसका साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ये कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे होंगे, ये सारी चीजें इसमें डिपेंड करती हैं। और जो नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स का मतलब होता है एक तरीके से नियम कायदे, एक तरीके का एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड होता है बिहेवियर का, जो कि एक दूसरे के साथ हम करते हैं। अब इसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस नॉर्म्स भी हो सकते हैं कि काम को कैसे किया जाएगा, कितने मेहनती लोग होंगे, किस तरीके से आउटपुट लेके आया जाएगा, जॉब को कैसे कंप्लीट करेंगे, जो टार्डीनेस है वो कितना अप्रोप्रिएट रहेगा। ऐसे ही ये तो हो गया आपका परफॉर्मेंस नॉर्म्स। एक तरह का नॉर्म्स होता है अपीयरेंस नॉर्म्स, लोग किस तरह से दिखते हैं। इसका मतलब है आपका ड्रेस कोड हो सकता है, आप किस तरीके से बिजी रहते हो, आप किस तरीके से इजी रहते हो, लेथार्जिक शो होते हो, वो आपका अपीयरेंस नॉर्म्स होते हैं। तीसरा होता है सोशल अरेंजमेंट नॉर्म्स। इसमें क्या होता है, आप किस तरीके से लंच किन लोगों के साथ बैठ के करते हो, किस तरह की फ्रेंडशिप है आपकी, कोवर्कर्स कैसे हो सकते हैं आपके, ये सारा आपका सोशल अरेंजमेंट नॉर्म्स में शो करता है। और एक और जो नॉर्म है दैट इज द सोशल एलोकेशन या रिसोर्स एलोकेशन नॉर्म्स। रिसोर्स एलोकेशन नॉर्म्स में हम किस तरीके से डिफिकल्ट काम को कैसे निपटाते हैं, रिसोर्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कौन से इक्विपमेंट वगैरह हम यूज करते हैं, ये हमारा रिसोर्स एलोकेशन नॉर्म्स में आता है। तो यूं कह सकते हैं नॉर्म्स में एक सेट ऑफ बिहेवियर होता है, स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर होता है, जिसमें हम अपने काम को अपने साथ के लोगों के साथ में खत्म करते हैं। तो 4 तरह के मैंने नॉर्म्स बताए। परफॉर्मेंस नॉर्म्स, काम कैसे करोगे, अपीयरेंस नॉर्म, कैसे दिखोगे, काम करते हुए कैसे दिखोगे, सोशल अरेंजमेंट नॉर्म्स, किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हो, कौन आपके कोवर्कर्स हैं, और रिसोर्स एलोकेशन नॉर्म्स यानी किन तरह की चीजों को यूज करते हुए अपने काम को कंप्लीट करते हो। अगर आपको ध्यान हो तो जो हॉथर्न स्टडीज आपने पढ़ा होगा वो सब इसी चीज में बतलाता है, क्योंकि ग्रुप के ऊपर ही तो की गई वो स्टडी थी, तो ये सारी चीज आ जाती है। अब आगे की बात करते हैं नॉर्म्स के बाद में स्टेटस। किस तरीके का स्टेटस लोग फॉलो करते हैं ग्रुप में। तो ग्रुप में स्टेटस की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। किस तरीके से लोग सोशली डिफाइन करते हैं अपनी पोजीशन को या रैंक को, जो अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं। एक तरीके से स्टेटस को हम ये कह सकते हैं 3 सोर्सेज होते हैं एक स्टेटस के। एक तो होता है पावर, जिसको हमें देते हैं हम, है ना, कंट्रोल किस तरह से करेगा ग्रुप के मेंबर के ऊपर। एक दूसरा होता है पर्सन की एबिलिटी। हम बात कर रहे हैं स्टेटस की, तो एक तो उसको पावर जो दी गई है, एक उसकी खुद की एबिलिटी क्या है, वो गोल्स को कैसे अचीव करेगा, और तीसरा होता है उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी वो मनी माइंडेड है, वो इंटेलिजेंट है, या फ्रेंडली है या नहीं फ्रेंडली है, इस तरीके की चीजें हो जाती है। तो स्टेटस और नॉर्म्स जो होते हैं ना, तो एक आपको मैं टर्म बता रही हूँ, हाई स्टेटस इंडिविजुअल, HSI। इसमें लोग अपने नॉर्म्स के साथ में लोगों के साथ ज्यादा इजीली काम कर पाते हैं। और हाई स्टेटस इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो या लॉयर्स हो या जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होती हैं, वो अपने सोशल प्रेशर्स को अलग रखते हैं। लो जो स्टेटस इंडिविजुअल्स होते हैं जैसे इंश्योरेंस कंपनी वगैरह, उनसे वो अलग होते हैं। तो HSIs जो होते हैं ना, वो कंफर्मेटिव प्रेशर्स को ज्यादा उसका विरोध करते हैं, वो अपना काम बेहतरीन करने में ज्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि उनमें प्रोफिशिएंसी होती है और अपनी काम की से रिलेटेड उनकी एक्सपर्टनेस होती है। तो जो स्टेटस है वो स्टेटस इस तरीके की चीजों को शो कर देता है कि हम किस तरह से काम करेंगे। स्टेटस के बाद एक चीज है, आप डायनामिक्स में ही पढ़ रहे हैं, साइज। किस तरह का साइज होता है ग्रुप का।
अब ग्रुप का साइज कई तरीके का हो सकता है। देखो, स्मॉलर ग्रुप भी हो सकता है, इंडिविजुअल ग्रुप भी हो सकते हैं, बिग ग्रुप्स भी हो सकते हैं, जो भी कुछ है। तो जो अगर लार्जर वन की बात करेंगे तो स्मॉलर ग्रुप ज्यादा तेजी से काम को कंप्लीट करते हैं और इंडिविजुअल ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। एक लार्जर ग्रुप में एक इंडिविजुअल परफॉर्म करे और एक स्मॉलर ग्रुप में इंडिविजुअल परफॉर्म करे, बहुत अंतर आता है। 200 लोगों के साथ में आपको अपना परफॉर्मेंस देना हो तो मे बी नॉट काउंटेबल, पर अगर 10 लोगों के साथ आपको अपना परफॉर्मेंस देना है तो मे बी कंसिडरेबल। तो ये जो चीज है वो साइज पे डिपेंड करती है कि मेरी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस काउंट होगी, कंसीडर होगी या इग्नोरेबल होगी, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ग्रुप। इफ आई एम द पार्ट ऑफ द बिग ग्रुप, दैट मीन्स आई मे बी इग्नोर्ड, राइट। तो ये सारी चीज होती है। और इसी तरीके से गोल क्या है, गोल के हिसाब से मैं किस तरह से इंडिविजुअली कितना परफॉर्म करूंगी। तो स्मॉलर ग्रुप में लोग ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, राइट। तो ये सारी चीज है। अब एक चीज आती है आपकी कोहेसिवनेस। अब कोहेसिवनेस का मतलब क्या होता है? ये वो डिग्री होती है ग्रुप के मेंबर्स के बीच में जिसके जरिए एक दूसरे के साथ वो अटैच होते हैं, यानी डिग्री ऑफ बॉन्डिंग कह लो, डिग्री ऑफ अटैचमेंट कह लो, जहां पे वो एक दूसरे को टिक करके एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। अब डिपेंड करता है कोहेसिवनेस कैसे डेवलप होगी। आप ग्रुप डेवलपमेंट की बात करते हैं और उसमें हम एक बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी में, दैट इज द कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस इज डिपेंडेंट ऑन द वेरियस फैक्टर्स, मतलब इन्फ्लुएंसेबल फैक्टर्स इसमें बहुत सारे हैं। एक, कितना टाइम लोगों ने एक दूसरे को दिया, कितना टाइम एक दूसरे के साथ बिताया। हम एक लंबा टाइम अगर बिताते हैं तो जो हम शॉर्ट टाइम में लोगों को समझ नहीं पाते, एक लंबे टाइम में हमारा सोच, हमारी अप्रोच, हमारा आइडियोलॉजी उसके प्रति चेंज हो सकता है। जैसे एक फर्स्ट मीटिंग अगर मैंने किसी एक व्यक्ति के साथ की तो मे बी मुझे लगे बहुत एटीट्यूड है, बहुत ही रिजिड पर्सनैलिटी है, पर अगर मैं 5वीं 6ठी मीटिंग उसके साथ कर रहा हूं या कर रही हूं तो मुझे मेरी अप्रोच में हो सकता है बदलाव करना पड़े। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे लगा था रिजिड है, बहुत ही एटीट्यूड है, एरोगेंट है, लेकिन बाद में लगा कि उसके पीछे भी कोई कारण है और इतना वो जो दिखता है वो ऐसा है नहीं। तो कितना टाइम हमने लोगों के साथ बिताया है उस पर डिपेंड करेगा हमारी कोहेसिवनेस कैसी डेवलप होगी। ऐसे ही साइज कैसा है, बड़ा साइज है ग्रुप का या बड़ा छोटा साइज है। अगर बड़ा साइज होता है तो हमारी कोहेसिवनेस कम होती है और छोटे साइज में हमारी कोहेसिवनेस ज्यादा होती है, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन और टाइम स्पेंडिंग ज्यादा करते हैं। ऐसे ही एक्सटर्नल थ्रेट्स कैसी हैं, बाहर से कोई हमें डर है, धमकी है, अगर ऐसा होता है तो हमारी कोहेसिवनेस पर भी डायरेक्ट असर आता है। जब भी कोहेसिवनेस की बात होती है तो प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है उनके बीच के रिलेशनशिप पर। कोहेसिवनेस कैसी है, प्रोडक्टिविटी कैसी है आपस में, उसमें ग्रुप की परफॉर्मेंस पर शो होता है। तो यानी ये मान के चलो कि हमारा जो अगर कोहेसिवनेस लोगों के साथ बेहतरीन होता है तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, और अगर कम होता है तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है। ऐसे ही अगर हमारा लोगों के साथ में जो कहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ में हमारा कनेक्शन अच्छा होता है तो हम अच्छे से कोहेसिव होते हैं, पर अगर हमारा गोल्स के साथ कनेक्शन कम होता है तो हमारे कोहेसिवनेस कम होती है। तो इस तरीके से ग्रुप की प्रॉपर्टीज को मैंने आपको बताया, किस तरीके से हम हमारी कोहेसिवनेस को बढ़ा सकते हैं ग्रुप मेंबर्स की। हमें अगर यदि ग्रुप को छोटा रखें, एनकरेज करें उनको काम को, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, एक दूसरे के सपोर्ट को, एक दूसरे को मोटिवेट करने को, आप एक दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं। इस तरीके से टाइम मेंबर जो टाइम है उसको बढ़ाया जाए, स्पेंडिंग टाइम जो है वो बढ़ा करके भी हम कोहेसिवनेस को बढ़ा सकते हैं। अगर ग्रुप में स्टेटस दे दिया जाए, आइडेंटिफिकेशन दे दी जाए, तब भी लोगों के बीच में कोहेसिवनेस बढ़ता है। अगर कंपटीशन स्टिमुलेट किया जाए, लोग एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा में ज्यादा बॉन्डिंग होती है, हेल्दी कंपटीशन इज मस्ट बी देयर, है ना। रिवार्ड दिया जाना चाहिए। अगर फिजिकली आइसोलेट कर देते हैं तो भी कोहेसिवनेस बढ़ती है। इस तरीके से करके हम ये कह सकते हैं कि कोहेसिवनेस को हम बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज मैंने आपको ग्रुप डेवलपमेंट में बता दी। आज की क्लास के लिए इतना ही बताऊंगी। ये हमारा ग्रुप बिहेवियर और टीम बिल्डिंग है, इसका सेकंड पार्ट में कवर किया गया टॉपिक है जो कि ग्रुप डेवलपमेंट के नाम से था। मैंने इसमें आपको 5 स्टेज मॉडल के साथ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप भी बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टीम के बारे में बताऊंगी जो कि पार्ट 3 होगा, तब हम कहीं आगे जाके बढ़ेंगे। एक टॉपिक को अगर बड़ा होता है तो बजाय कि एक ही क्लास में खत्म करें, बेटर है उसको एक्सप्लेन करते हुए, डेप्थली उसको बताते हुए मैं उसे 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट करती हूँ। तो आज की क्लास के लिए इतना ही।
keep sharing and keep watching my videos regularly. Thank you.